आपका स्वागत है चंचल मिश्रा ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लोग एक नए सीरीज़ भारतीय इतिहास घटना चक्र के साथ शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, जिसमें पाषाण काल को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उसके औपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता जैसे आहाड़, जोरवे आदि आते हैं, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान हुआ। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब से हुआ? तो 1863 ईस्वी में। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 चरण कौन कौन है? पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल क्रूर उपकरण, हस्तकुठार, खंडक एवं विदारिणी। मध्य पाषाण काल में फलक उपकरण तथा उच्च पुरापाषाण काल में दक्षिणी, खुरचनी आदि उपकरण के प्रयोग हुए हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यह 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलक संस्कृति किसको? तो फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को किसको? मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। उनका भोजन क्या हुआ करता था? मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। यानी हम कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल के लोग अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे
और अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। जैसे देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है खाद्य संग्राहक। अगर आपको अभी बोला जाए आप अभी वर्तमान समय के लोग खाद्य संग्राहक हैं या फिर धन संग्राहक, तो देखिए हम लोग ज़्यादातर अभी धन संग्राहक हैं। हम लोग धन को जमा करते हैं। खाद्य संग्राहक, पहले ज़माने के लोग जो है वो शिकारी होते थे और खाद्य संग्राहक होते थे। अधिक से अधिक भोजन को जमा करने का काम करते थे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाथ सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बताया। एक झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थानों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावाधान ज्ञात हुए। इन सावाधानों में से 5 सावाधान युग्म सावाधान हैं और एक सावाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। शेष सावाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अलावा 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भीमबेटका किसका उदाहरण है? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका को किसमें शामिल किया है? तो विश्व विरासत सूची में। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में
स्थित लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व चावल लगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। मक्का सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? मैक्सिको में। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में। बाजरा कहाँ पाया गया? चीन में। सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, और राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में। राई कहाँ पाया गया? दक्षिण पूर्व एशिया में। जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। जई मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम। मानव कंकाल के साथ, देखिए ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल तो बुर्जहोम से प्राप्त हुए। गद के आवास के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। इन पुरास्थलों की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरान, देखिए यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार एसएससी हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, चिरान से प्रश्न रहता ही है। चिरान बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरान से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरान से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित शंगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थानों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देखिए ये आग से संबंधित प्रश्न पूछता है कि आग के उपयोग, तो आग का उपयोग जब भी आएगा तो नवपाषाण काल की बात आएगी। यानी आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी आग की उपयोग को नवपाषाण में उपलब्धि मिली है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। प्रश्न आता है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। ये हैं आहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना एवं गिलूंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलूंद, बलाथल, उजियाना में घरों की चहारदीवारी से घेरा गया है। आहाड़ के पास गिलूंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलूंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है।
जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में कायथा और इरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, प्रकाश और नासिका। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पाथ परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पाश्चात्य की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनामगांव में 130 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पांसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरान के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पांडु, राजर, डिबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और शेमल रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में माते देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी कि सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चे के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुन क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट
निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। देखिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग चैप्टर को समाप्त करके प्रश्न कोश की ओर देखेंगे और इसी प्रकार से हर एक चैप्टर के बाद उसके प्रश्नों को बताया जाएगा, जिससे यह आप लोग के रिवीजन में बहुत ही आसानी होगी और आप लोग इसे रिवीजन करके अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। तो देखिए, इस रॉबर्ट ब्रूस फूट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, यानी इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इसका आंसर भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों हो जाएंगे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने? थॉमसन ने, लुबाक ने, चाइल्ड ने या फिर टेलर ने? तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान आदमगढ़ है, जहाँ से मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चुपड़ी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से या फिर सराय नाहर राय से? तो इसका आंसर हो जाएगा महदहा से और सराय नाहर राय से। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदहा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से, महदहा से, लिखैया से या फिर चोपनी मांडो से? तो इसका आंसर होगा सराय नाहर राय से और महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में सराय नाहर राय और महदहा से मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या फिर लंगनाथ से? तो इसका आंसर होगा दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए मिले हैं।
शेष सवाल हमें एक एक कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण शोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी और ताप्ती नदी। तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल या बाजरा। तो इसका आंसर हो जाएगा जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास से गेहूं भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डी हवा से, मेहरगढ़ से, लहुरा द्वीप से और टोकवा से। तो आंसर हो जाएगा लहुरा द्वीप से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा द्वीप से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा द्वीप, यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, जहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा इसका मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन प्रमाण मिले हैं। तो वह स्थल है मेहरगढ़। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किसी गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व एवं 35 ईसा पूर्व है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण बागौर से मिले हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चैल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नब्दा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य
निर्धारित की गई है। नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नब्दा टोली मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अल्बेला स्टोन, वुड स्टोन, कंदराए, मेहिर। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है। कर्नाटक में मैसूर के पास फिल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। जब अब तक लगभग 7000 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा B.S. वांककर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में B.S. वांककर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में या लाल किला में? तो गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। गंगा यमुना द्वयाब के सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णिक गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थल में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर बुर्जहोम हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास, गड्ढों वाला घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका आंसर लेखैया हो जाएगा, यानी कि विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नीचे दो कथनों के दिए गए कथन और एक कारक हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया और कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका डायरेक्ट आंसर सुनिए आप लोग।
जी.आर. शर्मा ने सराय नहार राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवेश किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारत